हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग साइंस। अब हम साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आपकी डेट है ये 10th Jan 2023। लेवल 2 वालों के लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पॉलिस्टर क्लोथ्स ड्राई फास्टर देन द कॉटन क्लोथ्स बिकॉज सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लेस वाटर। बिल्कुल सही बात है कि जो पॉलिस्टर कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी सूखते हैं। अगर बारिश वगैरह हो रही हो तो कई लोग प्रेफर करते हैं कि पॉलिस्टर कपड़े पहनो। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी भीगते हैं तो बहुत जल्दी सूखते भी हैं। सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लेस वाटर, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं इनके जो पोर्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत कम पानी है जिसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और यही अगर हम कॉटन के कपड़े की बात करें तो इनके जो पोर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये जो ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, इसी वजह से वो सूखने में भी टाइम लेते हैं। और सिंथेटिक कपड़ों के पोर्स बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वो जितना जल्दी पानी एब्जॉर्ब करते हैं उतनी जल्दी उसको इवेपोरेट भी कर देते हैं। अब दो चीज़ें याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर कौन सा है तो आपका आंसर होगा सिल्क। जो सिल्क होता है वो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर होता है। अगर आपसे कोई आर्टिफिशियल फाइबर पूछे कि सबसे स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल फाइबर कौन सा है तो आप आंसर करेंगे नायलॉन। ठीक है, नायलॉन जो होता है इसी को ही हम पैराशूट वगैरह जो है उनको बनाने के काम में लेते हैं। पॉलिस्टर जो होता है ये बहुत लंबी सीरीज होती है एस्टर ग्रुप की। ठीक है, पॉली जहाँ पे लगा होगा दैट इज बहुलक, यानी कि पॉलीमर होता है किसका? एस्टर ग्रुप का। क्योंकि जो आर्टिफिशियल कपड़े होते हैं यानी कि जितने भी आपका सिंथेटिक फाइबर होता है उसमें जो पोर्स साइज होती है कपड़ों की वो बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से वो पानी कम एब्जॉर्ब करते हैं और उतनी जल्दी पानी को इवेपोरेट भी कर देते हैं। सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट कि ए और आर जो है वो दोनों ही सही है और ए की आर जो है वो सही व्याख्या है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन ऑर्डर। आपको अनुच्छेद पढ़ना है और इस विकल्प का चयन करना है जो रिक्त स्थान की सही रूप से पूर्ति करे। द इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। पहली बात तो जो रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है दिस इज ओनली योर लिवर, तो यहाँ पे पेनक्रियाज गलत होगा, लिवर बिल्कुल सही है। दैट सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन होता है आपका स्टमक से ऊपर वाला पोर्शन, तो एब्डोमेन के जो ऊपर वाला भाग है उसमें सिचुएटेड होता है ऑन द राइट साइड। राइट साइड पे क्या होगा? आपका लिवर होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। याद रखिएगा ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बृहत्तम ग्रंथि कौन सी है? दैट इज योर लिवर। इट सिक्रीट्स बाइल जूस। जो लिवर होता है वो हमेशा बाइल जूस सिक्रीट करता है, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना यहीं पे आपके लिवर होता है और यहीं पे पास में आपके पेनक्रियाज होता है। लिवर जो बाइल जूस सिक्रीट करता है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है? आपका गॉल ब्लैडर में। ठीक है, जिन लोगों को ब्लैडर स्टोन होता है उनका गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, उन लोगों को फैट कंपोजिशन जो है बहुत कम होता है, यानी कि उन लोगों को फैट खाने की सलाह बहुत कम दी जाती है, क्योंकि फैट जो है वो ईजिली डाइजेस्ट इनके अंदर नहीं हो पाता। एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, अगर उसने ना एंडोक्राइन स्पेसिफाई किया है ना ही एक्सोक्राइन किया है, उस केस में आपकी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लिवर। ठीक है, जो पेनक्रियाज होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है। अगर आपसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछी जाए दैट इज योर थायराइड ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड पूछी जाए दैट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आपको बोला है कि जो लिवर है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है, दूसरा वो अपर पार्ट जो है उसमें सिचुएटेड होता है राइट साइड। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की। लिवर का मेन काम होता है बाइल जूस सिक्रीट करना जो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, क्योंकि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है और इस कंप्लीट डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन फैट तीनों का डाइजेशन यहाँ डन हो जाता है। ये किसके डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? दैट इज योर फैट। So the option 2 will be correct. Next है read the following paragraph and select the option which would correctly fill the blanks in the given order. जो पैराग्राफ है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और सही ऑप्शन को करेक्ट करना है। Despite the diversity in crops in India, भारत में जो फसल है उसमें विविधता के बावजूद टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई। दो जो है बहुत बड़े क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन अराउंड मिड नवंबर, मध्य नवंबर में जो फसल बोई जाती है ना, और फसल को हार्वेस्टिंग जो पीरियड होता है ना वो सीविंग पीरियड से हार्वेस्टिंग पीरियड, यानी कि जब आप फसल को बोते हो जब फसल को आप काटते हो तो उसके बीच में 4 महीने का गैप होता है। ठीक है, नवंबर में आपने बोई है, नवंबर दिसंबर, आप काट कब रहे हो? अप्रैल मई, तो ये जो आपकी क्रॉप होती है दिस इज योर रबी क्रॉप। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जून और जुलाई में कौन सी क्रॉप बोई जाती है तो जून जुलाई में आपकी खरीफ की क्रॉप होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि सोन कब हुई है? सोन मीन्स बोना, मिड ऑफ नवंबर में, कटेगी कब? अप्रैल मई में। ये कौन सी क्रॉप है? आपकी रबी की, तो खरीफ नहीं होगा। रबी की जो क्रॉप होती है वो मेन क्रॉप है आपकी गेहूं,
जौ, चना और सरसों। ठीक है, ये होती है गेहूं, जौ, चना और सरसों, ये होती है आपकी रबी की क्रॉप। और जो राइस होता है ये आपकी खरीफ की क्रॉप होती है, सोयाबीन आपकी खरीफ की क्रॉप है, कॉटन आपकी खरीफ की क्रॉप है। ये कब बोई जाती है? जून जुलाई में, और आती कब है? नवंबर दिसंबर में। ठीक है, और एक होती है आपकी जायद फसल। जायद फसल जो होता है ये आपका खीरे, ककड़ी, ये सब जो होता है ना, तरबूज, खरबूज, दीज ऑल आर योर जायद क्रॉप। इनको मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में इनको खाया जाता है। तो यहाँ पे दो क्रॉपिंग पैटर्न्स कौन से हैं? रबी और खरीफ है। रबी को बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, काटी जाती है मार्च अप्रैल में। खरीफ जो है उसको बोया जाता है आपका जून जुलाई में, काटा जाता है अक्टूबर नवंबर में। इसमें जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है रबी में गेहूं, जौ, चना, सरसों। खरीफ की क्रॉप की अगर बात करें तो सोयाबीन मेन है, कॉटन मेन है, आपका जितने भी पल्सेज होती है वो मेन है, और ग्राउंडनट मेन है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। Next, the weather chart given below depicts a weather average of an Indian city for the first 7 months of a year for the period 1991 to 2021। यहाँ पे बेसिकली चीज बोली है कि जो वेदर चार्ट है वो ये डिपिक्ट करता है कि किसी एक सिटी का वेदर इस तरह से एवरेज है पहले 7 महीनों में एक साल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि आपको 7 महीने का टेम्परेचर दिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब आपको मालूम करना है मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व इतना नहीं कर पाएंगे। मेनली फोकस आप किस पे कीजिए, हिंदी में भी देख लीजिए एक बार कि 1991 से 2021 के पहले 7 महीनों के मौसम का औसत दर्ज जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर देखना है। पहले देखिए चेन्नई, चेन्नई क्या है? साउथ रीजन है। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना वो मॉडरेट और कांस्टेंट रहता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अब ये जून में देखिए, जून में टेम्परेचर कितना चला गया? 37.4, मई में 30.8। इतना मैक्सिमम टेम्परेचर साउथ रीजन में जाता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। मिनिमम टेम्परेचर की अगर बात करें तो यहाँ पे 19, 20, 15, 16 कुछ इस टाइप का टेम्परेचर रहता है। लास्ट 20 तो ये तो होगा नहीं। कोची साउथ रीजन है, ये भी नहीं होगा। शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में जनवरी में जो टेम्परेचर होता है ना वो 0 से भी नीचे चला जाता है क्योंकि बहुत ठंडा एरिया है। जबकि करनाल जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि करनाल जो है वो आपका हरियाणा है। हरियाणा जो है वो राजस्थान से टच करता है और वहाँ पे जून और जुलाई और मई में इतना टेम्परेचर आपका इजीली टच होता है। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो ह्यूमिडिटी पे मत जाइएगा क्योंकि ह्यूमिडिटी जनरली हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। लेकिन अगर आप मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर देखेंगे वो भी जनवरी और मई जून का, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो साउथ रीजन होते हैं उनमें हमेशा मॉडरेट टेम्परेचर होगा। अगर कोई ठंडा इलाका है तो वहाँ पे जनवरी में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 0 से भी नीचे चला जाता है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन केरोसिन, गलत, क्योंकि जो फॉस्फोरस होता है इसको हमेशा वाटर में रखा जाता है। केरोसिन के अंदर हम सोडियम को रखते हैं। सोडियम और फॉस्फोरस जो है, सोडियम क्या है? आपकी एक मेटल है। ठीक है, ये इतना सॉफ्ट मेटल होता है कि इसको आप इजीली चाकू से काट सकते हो। सेम गोज विद फॉस्फोरस। लेकिन फॉस्फोरस जो होता है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। फॉस्फोरस इज ए नॉन मेटल, और जो नॉन मेटल होती है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती। इसलिए फॉस्फोरस को जब आप वाटर के साथ रखोगे ये कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा, इजीली उसमें स्टोर रहता है। लेकिन फॉस्फोरस जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये विगरसली इसके साथ रिएक्ट करता है। अगर आपने ऑक्सीजन में इसको खुला छोड़ दिया तो ये क्या होगा? बर्स्ट हो जाएगा। सोडियम जो है वो पानी के साथ भी रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है। इसलिए सोडियम जो है इसको हम हमेशा मिट्टी के तेल में या फिर केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। फॉस्फोरस कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर, बिल्कुल सही बात है। जो फॉस्फोरस है वो फायर कैच करता है अगर इसको एयर में एक्सपोज किया जाए। सो ए इज फॉल्स बट द आर इज ट्रू, सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। If an object is lying at rest on a surface, which of the following can you conclude about the force acting on it? Let's suppose ये कोई टेबल है, ठीक है, इस पे मान लीजिए कोई बुक रखी हुई है। तो यहाँ पे बोला है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उस पर जो फोर्स काम कर रहे हैं उस पे आप क्या मतलब इन्फेरेंस जो है वो निकालेंगे, क्या निष्कर्ष निकालेंगे? नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, मल्टीपल पेयर्स ऑफ बैलेंस्ड फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। पहली बात तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल स्टेट में है, स्टैटिक फोर्स है, तो वहाँ हमेशा एक बल काम करता है। फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, सारे फोर्स वहाँ पे काम करते हैं, नॉर्मल फोर्स भी लगता है।
तो ये तो बिल्कुल गलत है कि यहाँ पे कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फोर्स काम करते हैं। बैलेंस्ड फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ऊपर से एक नॉर्मल फोर्स लगता है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो ए पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, तभी तो ये बुक जो है वो टेबल से नहीं गिरती। मल्टीपल पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे फोर्स एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सो द ऑप्शन बी एंड सी विल बी करेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टैटिक मोशन में है, स्थिर अवस्था में, और फिर भी वो अगर नहीं गिर रहा है, तो एक चीज आप समझिए, वहां पे बहुत सारे फोर्स जो हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। दूसरी चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट पे काम करता है। Read the following statement carefully and select the correct option. Herbivorous have a much longer small intestine as compared to carnivorous. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो herbivorous animals होते हैं they intake cellulose. Cellulose जो होता है वो बहुत hard material है as compared to normal food. तो जो मीट वगैरह होता है या जो भी हम ग्लूकोज इंटेक करते हैं उसके कंपेयर में सेल्यूलोज का डाइजेशन जो होता है वो बहुत टफ होता है। तो सेल्यूलोज इज मोर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट देन मीट, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एज कम्पेयर टू एनिमल्स बड़ी होती है। यहाँ पे इनके अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, अपेंडिक्स का मेन काम होता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना, ठीक है। इसीलिए जो एनिमल बॉडी होती है, यानी कि हम लोग जो है मैमल्स, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हमारी जो इंटेस्टाइन है वो इनके कंपेरिजन में थोड़ी छोटी होती है, क्योंकि जो मीट है उसके कंपैरिजन में सेल्यूलोज एक हार्ड मटेरियल होता है डाइजेस्ट करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन बोलते हैं, चौक बोलते हैं और मार्बल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्विक लाइम जो होता है आपका, उसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज समझिएगा, सीटेट कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। कैल्शियम को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो ना, तो ये बनाता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, दिस इज योर क्विक लाइम, और इसी को ही हिंदी में बोलते हैं हम बिना बुझा चूना। इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बनाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम होता है स्लेक्ड लाइम, इसी को ही बोलते हैं हम बुझा हुआ चूना। फिर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बनाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज नोन एज लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल। जो हमारा ताजमहल है, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मार्बल। मार्बल क्या होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे जैसे आप CO2 की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, इसका जो कलर होता है वो दूधिया होता जाता है, ठीक है। सीटेट कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, इवन स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको याद ना हो तो एक सिंपल वे में याद रखिएगा, जब हम किसी भी चीज को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो उसकी फ्लेम बुझ जाती है ना। तो बस एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपसे पूछा जाए बुझा हुआ चूना, दैट्स योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, वाटर नहीं है, तो ये क्या होगा, बिना बुझा चूना, दिस इज योर बुझा हुआ चूना, और ये होता है आपका लाइमस्टोन। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल बी हेल्पफुल इन लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज। यहाँ पे LPG की बात हो रही है। LPG जो होता है ना, वो आपका एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, उसमें आपके LPG बनती है। और एक आपसे पूछा जाता है CNG। CNG जो होता है वो कभी भी आपका एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं होगा। CNG का पूरा नाम होता है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी होती है आपकी, मीथेन। तो इसमें क्या करते हैं, मीथेन को कंप्रेस करके उसको भरा जाता है। तो CNG में कभी भी आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते। जो आप वैसलीन यूज करते हो, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है ना, उसमें गैसोलीन जो होता है वो सबसे मेन कंपोनेंट होता है। तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग टाइम पे आप आइसोलेट करते हो। जैसे जेली हो गई, वैसलीन जो हम घरों पे यूज करते हैं, बिटुमेन जो आपका रोड बनाने में काम में आता है, जो रॉकेट ईंधन होता है, इन सब में हम क्या करते हैं, जो आपका लिक्विड पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, दीज ऑल आर योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे पूछा है कि LPG जो क्या है, ये भी आपकी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसका पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो आ गया पेट्रोलियम गैस। इसमें इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन प्रेशर। यहाँ पे टेम्परेचर जो है उसको डिक्रीज किया जाता है और जो प्रेशर है उसको इंक्रीज किया जाता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे आप एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप खुद सोच के देखिए आपने कितना ज़्यादा प्रेशर लगाया होगा कि ये गैस को हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया है। और जब आप गैस को टच करोगे ना, इसको जब आप गैस जलाते देखना एक हल्का सा ठंडापन आता है।
दैट्स इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ये एक सिंपल कंडीशन है, याद रखिएगा। डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज प्रेशर, ये होता है आपका LPG। CNG कभी भी आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं होता है। मैच द मिक्सचर इन कॉलम 1 विद द मेथड इन कॉलम 2 दैट कैन बी यूज टू सेपरेट इट। यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं और ये यहाँ पे सेपरेशन मेथड है, तो आपको बताना है कि कौन से सब कंपाउंड को या सब्सटेंस को हम किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। पहला है आपका सॉ डस्ट और वाटर। तो जो सॉ डस्ट होती है और वाटर जो होती है, यानी कि बुरादा और पानी को आप कैसे अलग करोगे, इसको हम अलग करते हैं फिल्टर पेपर से। जो फिल्टर पेपर होता है व्हाइट कलर का होता है, उसमें हम जैसे ही इस पानी को डालेंगे तो सॉ डस्ट पार्टिकल्स बड़े होते हैं और जो फिल्टर पेपर की पोर साइज होती है बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से सॉ डस्ट उसमें अटक जाएगा, पानी नीचे से निकल जाता है। आयोडीन और सैंड जो होता है इसको हम सब्लिमेशन मेथड से अलग करते हैं। सब्लिमेशन होता है जिसमें सॉलिड जो होता है ना वो आपका डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें लिक्विड फेज जो है वो आती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडीन और सैंड क्या होगा, सैंड तो नीचे रह जाएगी और जो आयोडीन है वो आपका सब्लिमेट होकर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर है सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर जो होता है इसको हम इवेपोरेशन मेथड से अलग करते हैं। हम जो वाटर लेगून्स बनाते हैं, जैसे आपकी सांभर लेक है, वहाँ पे कैसे हम नमक को पानी से अलग करते हैं, पानी इवेपोरेट हो जाता है और जो नमक होता है वो क्यारियों में प्रेजेंट रह जाता है। क्रीम विद कर्ड, जो क्रीम होती है उसको दही से अलग करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है आपका अपसारी, अपसारी मतलब अपकेंद्रण। इसमें क्या होता है, साइड में आपके चीजें इकट्ठी होने लग जाती हैं। ठीक है, जैसे आप दही को बिलोते हो तो जो मक्खन है वो साइड में आता है। वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूगेशन पे बेस्ड होती है। ब्लड से अगर प्लाज्मा अलग करना हो दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। ये भी सीटेट कई बार पूछा है कि सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक पे बेस्ड एग्जांपल्स बताइए। ब्लड से प्लाज्मा को अलग करना, आपका वॉशिंग मशीन के कपड़े धुलना और दही, क्रीम और कर्ड को आपस में अलग करना। So the option 1 will be correct. Sawdust or water, filter paper, iodine or sand, sublimation, salt or water, evaporation, cream and curd, centrifugation. Next है 3 identical sized blocks of lead, aluminium, zinc are submerged in water. 3 identical size के ब्लॉक है, पहला है lead, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा जिंक। इनको क्या किया, पानी में डुबोया गया है। गिवन दैट एट रूम टेम्परेचर एल्यूमिनियम की डेंसिटी है 2.7, लेड की डेंसिटी है 11.29, जिंक की है 7.13। अब यहाँ पूछा है हाउ वुड द ब्यूएंट फोर्स ऑन लेड ब्लॉक BF लेड, ब्यूएंट फोर्स लेड, ब्यूएंट फोर्स ऑन एल्यूमिनियम, ब्यूएंट फोर्स एलम एंड ब्यूएंट फोर्स ऑन जिंक ब्लॉक, ब्यूएंट फोर्स जिंक कंपेयर विद ईच अदर। तो लेड, एल्यूमिनियम और जिंक तीनों समान आकार के लट्ठों को जल में डुबोया। कमरे के तापमान पर इनके घनत्व ये दिए हुए हैं। घनत्व का फॉर्मूला होता है आपका m/v। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी वॉल्यूम उतना ज़्यादा कम होगा। लेड के जो लट्ठे के उत्प्लावक बल है वो एल्यूमिनियम के लट्ठे के उत्प्लावक बल और जिंक के लट्ठे के उत्प्लावक बल की परस्पर तुलना किस प्रकार की जाएगी। इन तीनों में ही जो आपका ब्यूएंट फोर्स होगा ना दैट इज टोटल इक्वल। ठीक है, जो ब्यूएंट फोर्स होता है वो आपका वॉल्यूम पे डिपेंडेंट होता है, ना कि डेंसिटी पे। ठीक है, डेंसिटी पे क्या चीज बेस्ड होती है, आपकी मास। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ब्यूएंट फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम। जिसका जितना ज्यादा मास होगा जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे बात करें एल्यूमिनियम, लेड और जिंक, इन तीनों का ही जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल इक्वल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तीनों सेम आकार के हैं। ये मान लीजिए इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है और ये भी इतना बड़ा है। अब जब तीनों सेम आकार के हैं तो इनको जब आप पानी के अंदर डालोगे, ठीक है, मतलब किसी भी आप सॉल्वेंट में जब इनको डालोगे तो ये अपने वॉल्यूम यानी कि अपने आयतन के बराबर जो वाटर है उसको उस सॉल्वेंट में से डिस्प्लेस कर देते हैं, तभी चीज जो है वो उसके ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है, मान लीजिए पानी के समुद्र में जो शिप होते हैं ये क्यों डूबते नहीं है, ये क्यों उसके ऊपर फ्लोट करते हैं, क्यों, क्योंकि ये अपने आयतन के बराबर जो पानी है उसको वहां से रिमूव कर देते हैं। तो आप अपने बॉडी के आयतन के बराबर जितना पानी सॉल्वेंट में से रिमूव करोगे बॉडी वहां पे फ्लोट करने लग जाती है। दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो है वो सॉल्वेंट में फ्लोट करने लगेगा। डेंसिटी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। डेंसिटी जो होती है वो कब यूज होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सॉल्वेंट में फ्लोट करेगा या उसमें सिंक करेगा। ब्यूएंट फोर्स अलग होता है, डेंसिटी अलग होती है। ठीक है, ब्यूएंट फोर्स जो होता है वो हमेशा वॉल्यूम पे बेस्ड होता है। याद रखिएगा, ब्यूएंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है अगर वो उतना ही पानी वहां से रिमूव कर दे तो वो सॉल्वेंट में फ्लोट करने
लगता है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, क्योंकि तीनों जो है वो सेम साइज के हैं, तीनों अपनी साइज के बराबर, अपने वॉल्यूम के बराबर क्या करेंगे, पानी को रिमूव कर देंगे। Identify the correct statement from the following. A concave lens can form a real as well as virtual image. A plane mirror can form real as well as virtual image. A concave mirror can form real as well as virtual image. A convex mirror can form real as well as virtual image. ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक होता है आपका रियल मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर सॉरी, एक होता है आपका प्लेन मिरर और एक होते हैं आपके राउंड मिरर, ठीक है। जो राउंड मिरर है उसमें कौन से आते हैं आपके, एक तो आता है कॉन्वेक्स और एक आता है आपका कॉनकेव। जो कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होगी ना, वही आपकी कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। और जो कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होगी वही आपके कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होगी। अब यहाँ देखिए, कॉनकेव लेंस जो होता है वो रियल और एक वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉनकेव लेंस जो होगा वो कहाँ है आपका, कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी कैसी है, कॉन्वेक्स मिरर जैसी, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कभी भी आपकी रियल इमेज नहीं बनाता। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा और हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। आप हमेशा ऐसे याद रखिएगा, गाड़ी के जो साइड मिरर्स होते हैं उनमें इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और हमेशा छोटी होती है, तभी तो हमें बहुत दूर तक की जो व्हीकल्स हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जो कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी है वही कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, लेकिन रियल इमेज का फॉर्मेशन यहाँ नहीं होता। प्लेन मिरर जो होता है वो हमेशा आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है। प्लेन मिरर मतलब जो डेली बेसिस पे हम मिरर यूज करते हैं। प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखिएगा। प्लेन मिरर जो होता है इसमें लेटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है, मतलब आप जो भी उसमें देखोगे शीशे में वो आपको हमेशा उल्टा दिखाई देगा। प्लेन मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और बिल्कुल इक्वल साइज का होता है, ठीक है। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। आई रिपीट, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और इक्वल साइज का होगा। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होती है। कॉनकेव मिरर जो होता है ये प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस भी शो करेगा, ये रियल ऑब्जेक्ट भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। रियल इमेज जो होती है वो बड़ी होती है और जो वर्चुअल इमेज होती रियल इमेज जो होती है वो छोटी भी होती है, इक्वल भी होती है। इक्वल कब बनेगी, जब वो सेंटर पे ऑब्जेक्ट है और सेंटर पे ही आपकी इमेज फॉर्म होती है। वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है। तो जो इमेज होती है वो बड़ी साइज की होती है और दूसरा वर्चुअल और इरेक्ट भी होती है। यही सेम प्रॉपर्टी आपकी कॉनकेव लेंस में मिलेगी, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में मिलेगी। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज बनाता है। अभी बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है और जो कॉनकेव लेंस होता है इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है। तो यहाँ पे आपकी रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अब वापस देख लीजिएगा, प्लेन मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट, इक्वल साइज। अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें या फिर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें या फिर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, इक्वल और एनलार्ज साइज तीनों यहाँ पे बनती हैं। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो टैप वाटर होता है उसके अंदर आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है तो जो टैप वाटर होता है उसमें क्या होता है, इसका आयोनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। ये H+ और ये O-, हाइड्रोजन आयन जो है वो उसमें फ्लो करने लग जाते हैं। टैप वाटर कंटेन्स इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व सोल्ट। बिल्कुल सही बात है कि जो टैप वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है, डिजोल्व सोल्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि घुलनशील लवण के रूप में अशुद्धियां होती हैं। सो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इसीलिए बोला जाता है आजकल जो RO वाला पानी है या फिर जो डिस्टिल वाटर होता है दैट दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि उनके अंदर ना तो आयंस होते हैं ना मिनरल्स होते हैं। इसीलिए आपने कई लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि ये पानी जो है वो जल जाता है, दैट मीन्स उनके अंदर आयंस प्रेजेंट होते ही नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ मॉडिफाइड रूट ऑफ ए प्लांट। इनमें से पूछा है जो मॉडिफाइड रूट होती है वो प्लांट की कौन सी है। तो जो आपका टर्निप होता है और जो कैरेट होता है, आपकी रेडिश हो गई, ये सारे क्या होते हैं, आपके मॉडिफाइड रूट होती है। अगर मॉडिफाइड स्टेम पूछे तो पोटैटो जो होता है और अनियन जो होता है, दिस इज योर मॉडिफाइड स्टेम। इसमें क्या करते हैं, रूट जो होती है वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते करते अपनी शेप चेंज कर लेती है, दैट्स आर
मॉडिफाइड रूट। सेम गोज विद स्टेम, जो स्टेम होता है वो वाटर मिनरल्स इन सबको स्टोर करते करते क्या करता है, फूड स्टोरेज अपनी शेप चेंज करता है, दैट्स इज पोटैटो एंड अनियन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 टर्निप और कैरेट जो है वो आपकी मॉडिफाइड रूट होती है, शलजम और गाजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। डिजीज 4 होती है, बैक्टीरियल होती है, वायरल होती है, प्रोटोजोअन होती है और फंगल होती है। जितनी भी फंगल डिजीज होंगी ना उसमें आपकी दांत खाज, खुजली, गंजापन, स्क्रैबीज यानी कि जो डेंड्रफ होता है, ये सब आपकी फंगल डिजीज होती हैं। प्रोटोजोअन डिजीज में आपसे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है दैट इज ओनली मलेरिया। वायरल डिजीज जो होती है उसमें मीजल्स आता है, आपका HIV आ जाता है, एड्स आ जाता है, पोलियो आ जाता है, ये सब आपकी वायरल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज अगर आपसे पूछी जाए तो TB, टाइफाइड आपका बैक्टीरियल डिजीज होता है, TB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा जिसे हम विब्रियो कॉलरी बोलते हैं, कोलेरा को हैजा बोला जाता है। अगर इसका बैक्टीरिया आपसे पूछा जाए तो कॉमा शेप्ड होता है जिसे हम बोलते हैं विब्रियो कॉलरी। टाइफाइड जो होता है इसका बैक्टीरिया होता है आपका साल्मोनेला टाइफी। TB का बैक्टीरिया अगर आपसे पूछा जाए माइकोबैक्टीरियम लेप्री। एक लेप्रोसी डिजीज जो होती है वो भी बैक्टीरियल है। यहाँ पे मीजल्स जो होती है ना दैट इज योर वायरल डिजीज। यहाँ पे एड्स और मीजल्स वायरल डिजीज होती है। एड्स का पूरा नाम होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चिकन पॉक्स जो होती है वो आपकी वायरल डिजीज होती है। इसका जो वायरस होता है दैट इज योर वेरिसेला वायरस, ठीक है। और जो स्मॉल पॉक्स होती है उसका वायरस होता है आपका वेरियोला वायरस। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। A magnet is cut into 4 equal parts lengthwise. How will the pole strength of the new pieces compare with the pole strength of the original magnet? एक मैग्नेट है, उसको उसके 4 इक्वल पार्ट में लेंथ वाइज काटा गया। लेट सपोज ये आपकी कोई मैग्नेट है, इसको लेंथ वाइज आपने क्या किया, 4 पार्ट्स में काट दिया और चारों पार्ट्स क्या है, बिल्कुल इक्वल है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो पोल स्ट्रेंथ होगी नए पीस की, मतलब ये जितने चारों पीसेज हैं इनकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो ओरिजिनल मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ है उसके कंपैरिजन में कैसी है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है ना वो 1/4 रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक कंप्लीट मैग्नेट है और मैग्नेट जो होती है वो जितनी लंबी और चौड़ी होगी उसकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो उतनी स्ट्रांग होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ये पीसेस में कट हो गई है, तो अब जो हर पीस की पोल स्ट्रेंथ होगी ना वो ओरिजिनल मैग्नेट की अगर जो स्ट्रेंथ 1 है तो अब ये कितनी रह जाएगी, 1/4। 1/4 इसकी, 1/4 इसकी, 1/4 इसकी, 1/4 इसकी, ठीक है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है इसमें याद रखिएगा, जो छड़ चुंबक होती है ना इसको अगर आप फ्री हैंडेड लटकाते हो तो ये हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जाके स्टैंड करती है। जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो सेंटर पे सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप किसी भी मैग्नेट को पीटते हो, कूटते हो या उसको जलाते हो तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देती है। नेक्स्ट है, अ गर्ल साइकिल एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर टू हर फ्रेंड्स हाउस situated at a distance of 10 km from her house. She returns at a speed of 18 km per hour. What is her average speed during the entire trip? एक लड़की है, वो अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने मित्र के घर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिएगा कि एक लड़की है जिसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हुई, सबसे पहले अपनी फ्रेंड के मतलब लड़की ने साइकिल से जाना स्टार्ट किया 10 किलोमीटर की दूरी पे, ये इसका घर, ये इसकी फ्रेंड का घर, तो ये कितना हुआ 10 किलोमीटर, क्लियर। वापस आ रही है स्पीड पे 18 किलोमीटर की स्पीड से, गई कितनी की स्पीड से थी, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको निकालना है एवरेज स्पीड। स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला आप कई बार देख चुके हैं। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। दिस इज योर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है, जब 10 किलोमीटर दूर अपनी फ्रेंड का घर है तो वापस आने में भी तो 10 किलोमीटर ही होगा, तो टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी 20 किलोमीटर। अब हम इसको निकालेंगे कैसे। अब मान लीजिए आपकी जो फ्रेंड है, ये जो लड़की है, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 किलोमीटर को कवर कर रही है, तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 10/12। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5/6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब उसके बाद आते वक्त वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, डिस्टेंस कितनी होगी, सेम, तो ये हो जाएगा आपका 10/18, तो ये कितना हो जाएगा 5/9, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें 5/6 प्लस 5/9, ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना आएगा, दैट विल बी योर 18, ठीक है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 15,
और ये कितना हो जाएगा आपका 10, तो यहाँ पे आएगा आपका 25/18, करेक्ट। ये निकला आपका टोटल टाइम। अब यहाँ पे लिखा है कि औसत गति स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ पे हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस है आपकी 20, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी 20 और आपका टाइम कितना निकला है 25/18। ये 18 क्या होगा, अब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 20 × 18/25। जब आप इसको पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे ना तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा दैट वुड बी योर 14.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वापस देखिए, एक लड़की है जो कितने स्पीड पे चल रही है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अपने फ्रेंड के घर जाती है जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पर है। डिस्टेंस हमको मालूम है 10 किलोमीटर है, तो जाते वक्त भी डिस्टेंस सेम रहेगी, आते वक्त भी रहेगी, तो टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी 20 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमको टाइम निकालना है, तो टाइम यहाँ कहीं दिया है नहीं दिया है, सब जगह स्पीड है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी कितनी है आपकी 10 किलोमीटर, समय कितना है निकालना है, तो ये 12 हम नीचे लिखेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 10/12 और यहाँ पे हम निकालेंगे 18/10। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके आपका टाइम आ जाएगा 25/18। अब डिस्टेंस कितनी है 20, तो 20/25/18, तो 18 ऊपर जाएगा तो 20 × 18/25। आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट वुड बी योर 14.5 किलोमीटर पर आवर, सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। 14-year-old कंपनीज ऑफ constant fatigue and dizziness। एक 14 साल की लड़की जो है उसको थकान और चक्कर आने की शिकायत है। ए ब्लड टेस्ट रिवील हर हीमोग्लोबिन टू बी 10.0 ग्राम पर डी, एनहेंसिंग इंक्लूडिंग द इनटेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम विल बी हेल्पफुल टू हर। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, बाकी आपसे पूछा यह है कि एक लड़की है 14 साल की जिसको थकान और चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस हो रही है। अब जब ब्लड को सैंपल को जांच किया तो उसको हीमोग्लोबिन कम निकला, क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है दैट इज 14 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि वो कौन सा ऐसा खाना खाए जिससे उसका आयोडीन जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो इंक्रीज हो। हीमोग्लोबिन की अगर आपसे सेंटर मेटल पूछी जाए दैट इज फेरस। नट्स खाएं, नट्स खाने से क्या होगा, फैट जो है वो इंक्रीज होगी। पालक, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये आयरन रिच होता है और आयरन ही आपका क्या होता है हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करता है। धान, ये आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, जो गेहूं है चावल है ये सब क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट को इंक्रीज करते हैं। मक्खन जो है वो फैट जो है उसको इंक्रीज करने के काम में आएगा। तो यहाँ जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 स्पिनच। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट रीजन फॉर वाटर नॉट बीइंग यूज्ड एज थर्मोमीटर लिक्विड। यहाँ पे पूछा है कि जो थर्मामीटर होता है उसमें हम पानी को क्यों यूज नहीं करते हैं, मरकरी की बजाय हम पानी क्यों नहीं डालते हैं। तो थर्मामीटर जो होता है ना, क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है आपकी 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है अगर आप इसमें पानी लेंगे ना तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज ओनली 100 डिग्री सेल्सियस। लेट सपोज अगर आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा भी ऊपर गया तो थर्मामीटर फट जाएगा। जबकि मरकरी जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट 350 के ऊपर होता है, आई एम नॉट श्योर बट 350 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। दूसरा, वाटर जो होता है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितना फीवर है क्या है, तो इस केस में क्या होता है, एक तो ये ट्रांसपेरेंट है जिसकी वजह से आप जितना भी फीवर वैल्यू है या जो भी डॉक्टरी थर्मामीटर दिखा रहा है उसको आप मेजर नहीं कर पाएंगे। क्लियर। दूसरा, इट हैज़ ए हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका जो प्रसार गुणांक होता है बहुत उच्च होता है। इट हैज़ ए हायर फ्रीजिंग पॉइंट एंड ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड। बिल्कुल सही बात है कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होता है दूसरे लिक्विड्स के कंपैरिजन में। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, कई बार सीटेट ये भी पूछता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है अगर वो लो है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर किसी का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है ना तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप कम होगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए एंड सी। एक तो ये ट्रांसपेरेंट होता है कि हम थर्मोमीटर लिक्विड में पानी को क्यों यूज़ नहीं करते, अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो आपको दिखेगा ही नहीं कि आपकी फीवर वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है। इट हैज़ ए हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ऐसा नहीं है कि पानी जो है एक्सपेंड होता है, बल्कि मरकरी की प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत जल्दी एक्सपेंड होता है।
इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है दूसरे लिक्विड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज अप्रॉक्स 350 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ए और सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। थर्मोमीटर जो होता है उसकी रेंज होती है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आपसे सीटेट पूछता है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना, मान लीजिए इसमें आपके ऐसे सेक्शन डिवीजन है, यहाँ है 35 डिग्री सेल्सियस और यहाँ है आपका 36 डिग्री सेल्सियस, 37, 38, 39 ऐसे है। तो 35 और 36 के बीच का जो ब्लॉक है इसमें जो आपकी लाइंस होती है ना वो 2 के डिफरेंस पे होती हैं। जैसे यहाँ 35 है तो यहाँ आ जाएगा 35.2, 35.4, 35.6, 35.8 एंड देन 36। और अगर आपसे लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी रेंज होती है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसका अगर हम एक ब्लॉक लेंगे ना तो उसमें 11 डिग्री सेल्सियस की आपकी रेंज होती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ए और सी। नेक्स्ट है मैच द प्रोसेस इन कॉलम 1 विद इट्स डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 2। यहाँ पे आपको प्रोसेस दी हुई है और यहाँ इसको आपको मैच करना है। पहला है आपका पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन प्रोसेस जो होती है ना ये दूध में होती है। हम क्या करते हैं, पहले दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं। ठीक है, दूध को सबसे पहले 63 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करेंगे 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं, फिर उसको 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकेंड के लिए वापस गर्म किया जाता है। क्लियर। तो पाश्चराइजेशन में क्या होगा, बॉइलिंग एंड सडन कूलिंग ऑफ मिल्क टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बिल्कुल सही बात है, इसमें यही करते हैं, पहले बॉइलिंग की जाती है और फिर उसको अचानक से ठंडा किया जाता है जिससे कि बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ ना हो। ये जितने भी पैकेट वाले दूध आते हैं ना दे ऑल आर पाश्चराइज्ड मिल्क। फर्मेंटेशन जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, शुगर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एल्कोहल में, बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट क्या होती है आपकी, फंगी। फंगी जो होती है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, शुगर जो होता है यानी कि C6H12O6 इसको हम किस में बदल देते हैं, C2H5OH इथेनॉल में, और यहीं पे आपका CO2 जो होती है वो रिलीज होती है। जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितना भी फर्मेंटेशन होता है उन सब में हम इथेनॉल में ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना होता है। वैक्सीनेशन में क्या होता है, हम इनएक्टिव या फिर वीकेंड डिजीज जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनिमल बॉडी में डाल देते हैं। जो आपने कोरोना वैक्सीन देखी थी उसमें क्या किया गया था, कोरोना वैक्सीन में एक हल्का सा डेड और एटीन्यूएटेड वायरस होता है, छोटा सा वायरस जो है वो बॉडी के अंदर इंड्यूस करवा दिया जाता है बहुत ही ना के बराबर अमाउंट में, जिससे उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज बनती रहती है और फिर जो एंटीजन हमारी बॉडी में इंसर्ट होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेंगी और वो किल हो जाएगा। प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं जो फूड आइटम में ऐड किए जाते हैं इसके स्पॉइलेज को रोकने के लिए। जैसे आपका सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, शुगर हो गई, ये सब क्या होते हैं आपके प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो ए का क्या होगा, ए का होता है आपका 2, ए का है 2, बी का है आपका 3rd, बी का है 3rd, सी का है 4th और डी का है 1। सी इज योर 4th एंड डी इज योर 1। ओके, सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड स्यूडो साइंस। साइंस होती है आपका जो चीज़ आप प्रैक्टिकली करके देखते हो, स्यूडो साइंस जो होता है दैट इज़ योर न्यूमेरोलॉजी और जितना भी हम पाम हाथ वगैरह देखते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी, ये सब ये होता है आपका स्यूडो साइंस होता है जिसको आप कहीं भी प्रूफ नहीं कर सकते। स्यूडो साइंस इज अनपॉपुलर एंड हैज़ नो फॉलोअर्स। बिल्कुल गलत, क्योंकि स्यूडो साइंस जो है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज आर फॉर्मुलेटेड इन ए मैनर दैट दे कैन नॉट बी टेस्टेड फॉर इनकरेक्टनेस। बिल्कुल सही बात है कि जो स्यूडो साइंस थ्योरीज होती हैं ये इस तरीके से बनाई जाती हैं कि आप इनको टेस्ट नहीं कर सकते कि ये गलत है। मान लीजिए अगर किसी पंडित जी ने आपको बोल दिया कि केले खाओ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आर यू टेस्टिंग इट? तो ये जो चीज़ होती है इसको आप कहीं पे भी टेस्ट नहीं कर सकते, जबकि साइंस जो होती है उसमें किसी भी चीज़ को आप टेस्ट करके उसको लॉ बनाते हो। स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज डोंट टिपिकली यूज साइंटिफिक टर्म्स लाइक फोर्स एंड एनर्जी। इस ऐसा नहीं है कि स्यूडो साइंस में फोर्स और एनर्जी यूज भी नहीं होगा। स्यूडो साइंस जस्ट डिस्क्राइब फैक्ट्स एंड मेक नो प्रेडिक्शंस। इसमें कोई फैक्ट्स नहीं होते हैं, साइंस जो है वो ओनली डिस्क्राइब फैक्ट्स। ठीक है, हाँ इसमें प्रेडिक्शंस होते हैं, तो यहाँ ये लिखना चाहिए था कि स्यूडो साइंस जो है इट मेक्स प्रेडिक्शंस बट नॉट डिस्क्राइब फैक्ट्स, जबकि साइंस जो है दैट डिस्क्राइब फैक्ट्स बट मेक्स नो प्रेडिक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अ टीचर वांटेड टू टीच द लॉ ऑफ फ्लोटेशन।
She began by explaining the meaning of the term flotation and then took 3 objects of different material and sizes. She dropped these objects one by one into a big glass container can of water and asked the student to observe what was happening. She pointed out that the fluid in which the object has to float should have density more than the average density of the object. How would you evaluate this strategy from the point of view of inquiry oriented pedagogy? यहाँ पे टीचर जो है वो प्लवन के नियम यानी कि जो जस्ट सेकंड फ्लोटेशन, कोई भी चीज़ फ्लोट करती है तो क्यों करती है उसका अध्यापन करवाना चाहती है। वह पद प्लवन की परिभाषा की व्याख्या से शुरू करती है। उसने क्या किया, बुयोंसी जो है मतलब फ्लोटिंग जो है उसकी डेफिनेशन बता दी, ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग हो गई। और फिर अलग अलग पदार्थ और साइज की उसने 3 चीज़ें ली, अलग अलग पदार्थ लिए, अलग अलग साइज की 3 चीज़ें ली। इन वस्तुओं को जल से भरे बड़े कांच के पात्र में उसने एक एक करके डाल दिया। अब अपने बच्चों से देखने के लिए बोला कि क्या हो रहा है। वह संकेत करती है कि जिस भी द्रव में वस्तु तैरेगी उसका घनत्व वस्तु के औसत घनत्व से अधिक होना चाहिए। एक जांच आधारित उपागम के दृष्टिकोण से आप इस योजना का आकलन किस प्रकार करेंगे? पहली बात तो ये कि यहाँ सारा काम टीचर ने कर दिया, उसने डेमो भी दे दिया, उसने एक्सपेरिमेंट भी कर दिया, उसने डिडक्टिव तरीके से बच्चों को चीज़ें समझा भी दी, क्योंकि पहले उसने क्या किया, व्याख्या। द स्ट्रेटेजी इज इन appropriate because the conceptual framework was explained right in the beginning। नहीं, पहली बात तो ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल inappropriate है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नहीं भी आता है ना ये क्वेश्चन तो आप ऐसे ही देख लीजिए कि छोटे बच्चों को वो क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। तो छोटे बच्चों के लिए आप इंडक्टिव अप्रोच करते हो ना कि डिडक्टिव अप्रोच। बिकॉज द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वॉज एक्सप्लेन राइट इन द बिगनिंग, नहीं, बच्चों को शुरू में एक एक्सप्लेन जो है वो नहीं समझाया गया है, कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं समझाया गया है, बल्कि एक थ्योरी रूप में उनको बता दिया गया है। द स्ट्रेटेजी इज इनएप्रोप्रिएट बिकॉज मोर मटेरियल शुड हैव बीन टेकन। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजी इसलिए गलत है क्योंकि और मटेरियल यूज करने थे। शी ऑलरेडी यूज मोर द मटेरियल्स। द स्ट्रेटेजी इज एप्रोप्रिएट बट द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी शुड ऑल्सो हैव बीन स्टेटेड इन द बिगनिंग। जो स्ट्रेटेजी है वो एप्रोप्रिएट है, ये स्ट्रेटेजी सही है ही नहीं, तो ये लाइन तो वैसे ही गलत हो गई, क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज m/v। अगर आप वो बच्चों को शुरू में बता भी देते तो बच्चे बिना एक्सपेरिमेंट के उस चीज को कैसे समझेंगे। The strategy is inappropriate because it is too prescriptive and there is no scope for investigation। बिल्कुल सही बात है, ये जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल inappropriate है, क्योंकि एक तो ये इतनी ज़्यादा आदेशात्मक है कि इसमें पूरा काम टीचर कर रहा है। यहाँ पे बच्चा क्या है, पैसिव है, एक्टिव कौन है, टीचर, क्योंकि सारा काम किसने किया है, टीचर ने। और बच्चे को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ नहीं है, बस बच्चा यहाँ क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसने ये बोला है शी पॉइंटेड आउट दैट द फ्लूइड इन विच ऑब्जेक्ट हैज टू फ्लोट शुड हैव, ठीक है, बच्चों को वो बोल रही है टू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे सिर्फ बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, और ऑब्जर्वर जो होते हैं वो हमेशा पैसिव होते हैं। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। Which of the following is not a suitable indicator for assessing students' ability to think rationally? इनमें से कौन सा जो है वो बुद्धि संगत चिंतन की योग्यता का आकलन के लिए एक उपयुक्त सूचक नहीं है। स्टूडेंट्स फॉर्मुलेट क्लियर आर्ग्यूमेंट्स टू डिफरेंशिएट मिथ फ्रॉम साइंस। जो बच्चे होते हैं वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, जो भी गलत धारणा होती है उसको साइंस से अलग करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चा अगर रेशनली थिंकिंग का मतलब होता है बच्चा चीज़ों को अपने दिमाग में सोच रहा है कि ये चीज़ सही है तो क्यों है और ये चीज़ गलत है तो क्यों है। बच्चा उस चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स रिकॉल, जहाँ पे भी रिकॉल वर्ड आ जाएगा ना वो हमेशा नेगेटिव होता है, वेदर इट्स अबाउट साइंस और मैथ। तो स्टूडेंट रिकॉल कर रहा है रिलीवेंट फार्मूला और लॉस को, क्योंकि वो क्या है, चीज़ों को रट के आया है। हम एग्जाम में क्या करते हैं, कई चीज़ों को रट के जाते हैं, समझते नहीं हैं, तो उस केस में हम चीज़ों को क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। स्टूडेंट्स आर एबल टू एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है, बच्चा जब एक रिलेशनशिप बनाता है कि कारण और प्रभाव, यानी कि ये चीज़ हो रही है तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, दैट्स ए वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। स्टूडेंट्स कैन डिफरेंशिएट बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड एविडेंस। बिल्कुल सही बात है, रेशनल थिंकिंग में बच्चा वैलिड पॉइंट और इनवैलिड पॉइंट, यानी कि ये चीज़ वैध है तो क्यों है, ये चीज़ इनवैलिड है तो क्यों है, इस चीज़ को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाता है। सो द ऑप्शन 2 विल बी इनकरेक्ट। In class 6 teacher, while teaching the topic non-contact force, explain electrostatic force by first introducing the concept of electrostatic charge, electrostatic field, electrostatic potential. Which of the following curricular validities is being violated in this case? कक्षा 6 की टीचर है, असंपर्कित बल कौन सा होता है आपका, एक तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। उनका अध्यापन करते हुए सबसे पहले स्थिर वैद्युत बल की व्याख्या, फिर स्थिर वैद्युत आवेश,
फिर स्थिर वैद्युत क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव को समझाती इस घटना में निम्नलिखित में से किन पाठ्यचर्या वैधताओं का उल्लंघन करती है? हिस्टोरिक, कॉग्निटिव, इथिकल और एनवायरमेंटल। पहली बात तो उन्होंने क्या किया है, जो टीचर है उसने यहाँ पे संज्ञानात्मक जो वायोलेशन है वो चीज़ की है। यहाँ पे ऐतिहासिक कुछ नहीं है या हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ नहीं बताया है कि वैक्सीन कब बनी थी, बैक्टीरिया कब आया था। मोरालिटी या इथिकल कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई नॉन इथिकल चीज़ हो रही है। एनवायरमेंटल को कोई हार्म नहीं हो रहा, कुछ भी यहाँ पे वायोलेशन नहीं है। लेकिन जब आप असंपर्कित बल पढ़ा रहे हो, यहाँ पे आप असंपर्कित बल पढ़ाते पढ़ाते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे आ रहे हो, बच्चा डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे समझेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बता रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बना रहे हो, ये बहुत हाई लेवल टर्म्स हैं। ये होती हैं जो एक तो कक्षा 6 की टीचर है, मतलब बच्चा जो है वो कक्षा 6 में पढ़ रहा है, हम बच्चे को पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं। तो ये कंप्लीट वायोलेशन होता है बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर का। जो एनसीएफ है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, व्हाट स्टेट्स कि बच्चे का जो कॉग्निटिव लेवल है, बच्चे को नॉलेज उसी लेवल के हिसाब से दीजिए। सो द ऑप्शन 2 इज द वायोलेशन ऑफ वैलिडिटी. A teacher wanted her student to investigate the effect of temperature on the resistance of given length of metallic wire. She guided them to set up an experiment based on varying the factor of interest while keeping the other factors constant across situations. Which of the following statement would be correct about the experiment they set up for the purpose? एक टीचर जो है वो अपने बच्चों से धातु तार की दी गई लंबाई के प्रतिरोध पर तापमान के प्रभाव की जांच करना चाहती है। वह उन्हें सभी परिस्थितियों में अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए एक कारक को बदलते हुए एक प्रयोग सेटअप करने की पथ प्रदर्शन करती है। इस उद्देश्य के लिए सेटअप किए गए प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे बेसिकली आपको एक एक्सपेरिमेंट टीचर करवा रही है और उसमें यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका कंट्रोल्ड वेरिएबल, एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो कंट्रोल वेरिएबल होते हैं ना, उनको आप एक्सपेरिमेंट को जो रिजल्ट है वो अच्छा है यानी कि कांस्टेंट रिजल्ट आए, उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल कांस्टेंट रखते हैं, उनको हम चेंज नहीं करते हैं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, ये होता है जिसको आप पूरे एक्सपेरिमेंट में टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए, मैं क्वेश्चन दूं, डज सनलाइट अफेक्ट प्लांट्स? ये चीज़ ध्यान से समझिएगा कि जो सनलाइट होती है क्या वो प्लांट्स को अफेक्ट करती है? तो यहाँ जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना, दैट वुड बी योर प्लांट। जो प्लांट है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट किस पे है, प्लांट पे। और अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होगा आपका, सनलाइट। क्यों? क्योंकि सनलाइट जो है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। जो लाइट होगी वो आपके प्लांट को अफेक्ट करेगी। अगर लाइट ज़्यादा हुई तो प्लांट मुरझा जाएगा, अगर लाइट कम हुई तो प्लांट आपका खत्म हो जाएगा। ज़्यादा हुई तो भी नुकसान है, कम हुई तो भी नुकसान है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है ना, वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसपे आपका पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है। कंट्रोल वेरिएबल क्या होते हैं, जिनको आप एक्सपेरिमेंट में एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, एक फिक्स रिजल्ट आए, उसके लिए हम कांस्टेंट वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक है, जो कंट्रोल वेरिएबल होता है ये हमेशा अनचेंज रहता है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज इट, तभी तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट होगा। अगर हमने लाइट ज़्यादा या कम कर दी तो हमारा पौधा जो है, प्लांट जो है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो क्या होगा, आपका अफेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे बोला है कि जो एक टीचर है वो अपने बच्चों को बोलती है कि टेम्परेचर का इफेक्ट आपको मालूम करना है। ठीक है, ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन लेंथ ऑफ मेटालिक वायर। तो यहाँ पे वायर की जो रेजिस्टेंस है ना, वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो किस पे बेस्ड है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर। जो आपका टेम्परेचर है, दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर को कम करोगे, ज़्यादा करोगे, इसी का इफेक्ट तो हमको देखना है। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या हो जाएगा आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। जो कांस्टेंट वेरिएबल है वो साइड में क्या हो जाएंगे, आप जितने भी एक्स्ट्रा फैक्टर्स को यूज करते हो, दैट वुड बी योर कांस्टेंट फैक्टर। ठीक है,
जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, याद रखिएगा इसकी दो प्रॉपर्टी होती है। एक तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, रिजल्ट में वेरिएशन लाने के लिए इसको हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये हमेशा इंडिपेंडेंट से आपका अफेक्टेड होगा। दूसरा, पूरा एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे आपसे करेक्ट ही पूछा है। आई रिपीट, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा अफेक्ट होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। लेंथ ऑफ वायर वुड बी ए डिपेंडेंट वेरिएबल, नहीं, लेंथ जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, हम लेंथ जो है उसको नहीं चेंज कर रहे हैं, लेंथ बिल्कुल कांस्टेंट है। हम चेंज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टेम्परेचर। तो लेंथ ऑफ वायर यहाँ कांस्टेंट वेरिएबल होगा। टेम्परेचर ऑफ द वायर टू बी सेलेक्टेड एज कंट्रोल वेरिएबल, ये होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को हम जब बार बार चेंज करेंगे तभी तो हम इफेक्ट देखेंगे उसके रेजिस्टेंसी पे। द लेंथ ऑफ द वायर वुड बी ए कंट्रोल वेरिएबल, बिल्कुल सही बात है कि जो वायर की लेंथ होगी वो यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल होगा। लेकिन नहीं, जो लेंथ होती है वायर की वो यहाँ पे चेंज होगी, क्योंकि हम छोटा वायर भी ले सकते हैं और बड़ा वायर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वायर का दैट वुड बी ए डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजायरेबल प्रैक्टिस टू बी अडॉप्टेड बाय ए साइंस टीचर इन और हिज क्लासरूम। इनमें से कौन सी एक प्रैक्टिस ऐसी है जो एक साइंस टीचर को अडॉप्ट करनी चाहिए अपनी क्लास में। स्ट्रिक्टली डिसअलाउइंग द यूज ऑफ मदर टंग फॉर फॉर्मुलेटिंग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल नेगेटिव है। बच्चा जो है वो अपनी मदर टंग को जब तक यूज नहीं करेगा वो सिक्योर और कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, और अपने ज्ञान का निर्माण वो अपनी मदर टंग में ही करता है। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू कंसीडर साइंस टीचर एज द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑन नॉलेज, बिल्कुल गलत बात है कि बच्चों को ये चीज़ दिमाग में फिट करा देना कि साइंस का जो टीचर है उनकी जो नॉलेज है वही आपकी ऑथोराइज्ड नॉलेज है। नहीं, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से कर सकता है। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू फ्रीली डिस्क्राइब दियर एरेनियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए गिवन फिनोमेनन, बच्चे को एनकरेज करना, ठीक है, उसकी जो नेव थ्योरी है या फिर जो एरेनियस अंडरस्टैंडिंग होती है, इसी को नेव थ्योरी, इसी को भ्रांतिपूर्ण समझ बोलते हैं, उसको मुक्त रूप से व्याख्या करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। अगर बच्चे ने कोई नेव थ्योरी बना भी रखी है अपने दिमाग में, देन इट्स आवर मोरल ड्यूटी टू चैलेंज इट इन ए पॉजिटिव वे सो दैट ही कैन चेंज हिज नेव एक्सप्लेनेशन। डिस्करेजिंग स्टूडेंट फ्रॉम कंसल्टिंग ईच अदर, ये नेगेटिव है क्योंकि बच्चे को आप डिमोरलाइज नहीं कर सकते अगर बच्चा कोलैबोरेटिंग लर्निंग कर रहा है। सो द ऑप्शन 3 विल बी इनकरेक्ट। A teacher explained the concept of flow of electric current in a circuit by comparing it with the more familiar example of flow of water from higher to low pressure. एक टीचर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कॉन्सेप्ट को कैसे समझा रही है, जो पानी का फ्लो होता है उसके एग्जाम्पल से, फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। जस्ट एज वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, जैसे पानी फ्लो होता है हाई लेवल से कहाँ जाता है, लो लेवल तक। सो ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक जाते हैं। ये जो फ्लो होता है वो कंटिन्यू रहता है टिल द टाइम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट। विच पेडागोजिकल एडवाइस इज द टीचर एम्प्लॉइंग, एनालॉजी, आर्ग्यूमेंट, थॉट एक्सपेरिमेंट एंड वर्चुअल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे होता है आपका एनालॉगी। एनालॉगी में क्या करते हो आप, एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करके पढ़ाते हो, मतलब किसी भी एग्जाम्पल को एक नॉन एग्जाम्पल के थ्रू समझाना। यहाँ पे पढ़ा क्या रही है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, कंपेयर किससे किया है, वाटर के फ्लो से। क्यों? क्योंकि दोनों ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपके हाई पोटेंशियल से, यानी कि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे सेम चीज जो है उसे हम बोलते हैं तुल्य रूपता। एक शिक्षिका किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह के संप्रत्य को समझाने के लिए अधिक जाना माना उदाहरण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जल प्रवाह से उसका कंपेयर करती है। जैसे जल ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है वैसे इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न विभव की ओर बहते हैं। यह प्रवाह उस समय तक होता है जब तक कि विभवांतर विद्यमान रहता है। तो ये कौन सी पेडागोजिकल अप्रोच है, दिस इज योर एनालॉगी। तर्क वितर्क क्या होता है, इसमें हम डिबेट करते हैं, कोई फेवर में बोलेगा कोई अगेंस्ट में बोलता है। विवेचन प्रयोग जहाँ पे आप अपने दिमाग को यूज करते हो, क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करते हो। आभासी प्रयोग होता है स्यूडो, जिसमें हम क्या करते हैं, चीजों को वर्चुअल तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। थ्योरी, हाइपोथेसिस, साइंटिफिक लॉ, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। जो थ्योरी होती है वो क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, साइंटिफिक लॉ क्या है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या है। पहली बात तो आप ये समझिए, जो थ्योरी होती है ना,
ये हमेशा आप जो चीज़ होते हुए देखते हो उसको जब आप कॉपी में लिखते हो या उस चीज़ को आप अपने वर्ड्स में डिफाइन करते हो, ये होता है आपका थ्योरी। ठीक है, जब थ्योरी को आप मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रॉपर डिफाइन करते हो, चीज़ को बार बार आप प्रयोग करके देखते हो, देन इट बिकम्स लॉ। अब यहाँ पे देखिए जो थ्योरी होती है ना, ये क्या होता है आपका वेल सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की। जो आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट होते देखा है उसको जब आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हो, देन इट्स योर थ्योरी। थ्योरी किसी की भी हो सकती है, थ्योरी चेंजेबल होती है। अगर मैं बात करूं हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस आपकी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होता है। ये भी एक्सप्लेनेशन होती है लेकिन टेंटेटिव, मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब अनुमानित व्याख्या। और ये क्या होती है, अवलोकन की भली भांति समर्पित व्याख्या। साइंटिफिक लॉ क्या होता है आपका, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको आप समराइज करते हो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट होता है कोई भी जो परिवर्ती है उसके मध्य संबंध का संक्षिप्त कथन। बेसिकली लॉ को जब हम थ्योरीज जो होती हैं उनको जब आप एक्सपेरिमेंट करके देखते हो, देन दे बिकम्स लॉ। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है आपका, कंट्रोल्ड मेथड ऑफ टेस्टिंग ए कंजेक्चर, यानी कि किसी भी अनुमान की जांच की एक नियंत्रित विधि। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थ्योरी क्या है आपकी, वेल सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाइपोथेसिस क्या होती है, एक टेंटेटिव थ्योरी जो हमारे दिमाग में चलती है। साइंटिफिक लॉ क्या होता है आपका, स्टेटमेंट समराइजिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये आपका कंट्रोल मेथड होता है जिसमें हम चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। हिंदी में देख लीजिए, सिद्धांत होता है अवलोकन की भली भांति समर्पित व्याख्या, परिकल्पना होती है आपकी अनुमानित व्याख्या, वैज्ञानिक नियम होते हैं आपके परिवर्ती के मध्य संबंध का संक्षिप्त कथन, वैज्ञानिक प्रयोग होता है किसी भी अनुमान की जांच की नियंत्रित विधि। Which of the following is the most appropriate objective of organizing visits to various places of scientific interest? वैज्ञानिक रुचि के विभिन्न स्थानों की सैर के आयोजन का निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? ये पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को वास्तविक संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दे हेल्प इन कनेक्टिंग टेक्स्ट बुक नॉलेज विद द रियल वर्ल्ड। आप अगर बच्चों को विजिट पे लेके जाते हो तो साइंटिफिक इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, बच्चा चीज़ों को कनेक्ट करता है। देयर आर एन एन्जॉयबल वे टू पास टाइम, नहीं, ये टाइम पास करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम बच्चों को सिर्फ इसलिए फील्ड ट्रिप्स वगैरह पे लेके जा रहे हैं। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट ग्रुप असेसमेंट, ये ग्रुप असेसमेंट के लिए हम उनको क्लास में भी कोई काम दे सकते हैं। दिस प्रोवाइड एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू मैनेज लार्ज साइज क्लास, ऐसा नहीं है कि क्लास में अगर बच्चों का वॉल्यूम ज़्यादा है या स्ट्रेंथ जाता है तो बच्चों को फील्ड ट्रिप पे लेके जाइए। ठीक है, विजिट का मतलब होता है कि बच्चा रियल वर्ल्ड में आके चीज़ों को अपनी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करे। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस टू बी फॉलोड बाय साइंस टीचर एट मिडिल क्लास स्कूल। मिडिल क्लास बच्चे होते हैं आपके 9th और 10th क्लास के बच्चे। तो माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विज्ञान का जो टीचर है उसके द्वारा अनुसरित निम्नलिखित में से क्या एक वांछित शिक्षण अधिगम प्रथा नहीं है? कन्विंस स्टूडेंट दैट द साइंस सब्जेक्ट इज नॉट मेंट फॉर ऑल। बच्चों को इस चीज़ के लिए कन्विंस करना कि साइंस सभी बच्चों के लिए नहीं है, तो ये तो वैसे ही नेगेटिव हो गया। बिगिन योर टीचिंग विद कंसेप्ट दैट आर फेमिलियर टू स्टूडेंट एंड ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स अनफेमिलियर वंस। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को पहले वो वाले कॉन्सेप्ट पढ़ाइए जो बच्चा पहले से जानता है, यानी कि बच्चे का जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको आप नॉन एग्जिस्टिंग स्कीमा की तरफ लेके जाइए। बच्चे को ग्रेजुअली कहाँ लेके जाइए, अनफेमिलियर वंस, यानी कि मूर्त से अमूर्त की तरफ बच्चे को लेके जाइए। नोन टू अननोन आप बच्चे को लेके जाइए। एनकरेज स्टूडेंट्स टू ट्राई आउट दियर आइडियाज़। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों में आप ये मतलब बच्चों को एनहेंस कीजिए कि वो अपने आइडियाज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखें। एडमिट दैट साइंटिफिक नॉलेज हैज इट्स लिमिटेशन। इस चीज़ को एडमिट कीजिए कि वैज्ञानिक ज्ञान जो है उसकी खुद की अपनी सीमाएं हैं। तो यहाँ पे जो नेगेटिव है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 1, कि जो बच्चों को ये कन्विंस करना कि साइंस जो है वो सभी के लिए नहीं बना है। आई होप गाइज कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।